नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 7 अक्टूबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देखो कोट देख लीजिए। आई एम नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसिस, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। देखो ना सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन में हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, कई बार ना परिस्थितियां हमारे हक में नहीं होती। परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। चाहे देखो कई बार फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, कई बार फैमिली में बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, फैमिली का सपोर्ट कई बार उतना नहीं मिलता, कई बार इंसान देखो मेंटल इश्यूज भी फेस करता है। लेकिन देखो अब इसके बाद ना इंसान के सामने दो चॉइस होती हैं। या तो देखो इन परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दे और जो वो करना चाहता है उसे छोड़ दे, या फिर देखो डिसाइड कर ले कि मेरे बस में जो बेस्ट होगा ना, मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी। जो देखो ये डिसीजन लेके दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ता है, बाद में देखो सक्सेस हमेशा उसी की होती है। कई बार देखो स्टूडेंट से बात होती है, उनके जीवन में प्रॉब्लम के बारे में जब मैं सुनता हूं तो इवन कई बार मैं भी इमोशनल फील करता हूं। मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कई बार स्टूडेंट फेस करते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट देखो बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं कि किस प्रकार से देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद वो डेली कंसिस्टेंट हैं अपनी पढ़ाई में और छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। तो जब भी आपको देखो लाइफ में कभी प्रॉब्लम महसूस होना, तो एक्सक्यूज देने के बजाय देखो डिसीजन लो कि बस करना है तो करना है, रुकना नहीं है। आप शीतल देवी का एग्जाम्पल दे सकते हो। शीतल देवी, इनके हाथ नहीं थे, अगर ये चाहती तो बस घर बैठ जाती, मोहताज हो जाती, लेकिन इन्होंने ठान लिया था कि मुझे तीरंदाजी करनी है। हाथ नहीं थे तो क्या हुआ, ये पैरों से तीर चलाने लगी और बाद में इन्होंने देश का नाम रोशन किया, मेडल्स भी जीते। तो देखो डिसीजन आपको करना है कि सरकमस्टांसिस के सामने घुटने टेकने हैं या फिर आगे बढ़ना है। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज क्लासिकल लैंग्वेज के टैग से संबंधित। क्लासिकल लैंग्वेज का टैग देना किसी लैंग्वेज को, ये डिवाइड एंड रूल है, ये डिस्क्रिमिनेशन है बाकी लैंग्वेजेस के साथ में। दूसरा आर्टिकल, वेस्ट एशिया में इजराइल का 3 फ्रंट पे युद्ध चल रहा है। 3 फ्रंट पे, हमास, हिजबुल्ला और ईरान। क्या होने वाला है आगे, पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। फिर तीसरा आर्टिकल माओइस्ट इंसर्जेंसी से संबंधित। चौथा आज हम इनलैंड वाटरवे से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर 3-4 मिनट में रिवीजन करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले देखो एक छोटा सा अवेयरनेस भी है। जैसे देखो ये अपना एक डेली इनिशिएटिव है एडिटोरियल डिस्कशन, जिसमें हम मेंस पे फोकस करते हैं। उसी प्रकार से देखो प्रीलिम के लिए अपना एक अलग से इनिशिएटिव है करंट अफेयर प्लस। इसमें हम शुरुआत में प्रीलिम के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और लास्ट के आधे घंटे में हम प्रीलिम का स्टैटिक रिवाइज करते हैं। अभी तक देखो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स हमने रिवाइज कर लिए हैं। आज से स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी से। आज से मॉनेटरी पॉलिसी से स्टार्ट करेंगे और इस इनिशिएटिव में देखो 1 घंटे की डेली क्लास है, प्रीलिम का स्टैटिक रिवीजन है, इसके अलावा वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सब चीज़ें, वीकली नोट्स रिवाइज करने के लिए अगर देखो आप 1 घंटा निकाल सकते हो डेली प्रीलिम के लिए, तो ये इनिशिएटिव आप जरूर ज्वाइन कीजिए करंट अफेयर प्लस। क्योंकि देखो लास्ट के 2-3 महीने में प्रीलिम की प्रैक्टिस करना, उसके कंपैरिजन में अभी से 20-20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना, वो देखो हमेशा से ज़्यादा बढ़िया है। और आपको भी पता है क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन आप सोल्व करते हो, जो क्वेश्चन सोल्व करने की जो आर्ट है वो आप में डेवलप होती है। तो अच्छा इनिशिएटिव है, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो 5 नई लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग देने से संबंधित है। राइटर बोलते हैं ये देखो डिवाइड एंड रूल का एक एग्जाम्पल है। कैसे, अभी डिस्कस करेंगे। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले ना थोड़ा बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक देखो 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का टैग मिला हुआ था, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। बट अब सरकार ने निर्णय लिया कि 5 और लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाएगा, मराठी, बांग्ला, पाली, प्राकृत, असमीज। क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्या मापदंड फुलफिल करने जरूरी होते हैं? 4 मापदंड फुलफिल करने जरूरी होते हैं। सबसे पहले है हाई एंटिक्विटी, मतलब उस लैंग्वेज के पास ना 1500 से 2000 साल पुराने टेक्स्ट और रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए। मतलब ये लैंग्वेज ना कम से कम 1500 से 2000 साल से लिखी जा रही हो, ये होना जरूरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है एंशिएंट लिटरेचर। उस लैंग्वेज में ना एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट का एक बड़ा कलेक्शन होना चाहिए।
मतलब ये लिटरेचर इतना वैल्यूएबल होना चाहिए उस लैंग्वेज का कि कई जनरेशन से लोग इसे अपनी विरासत का पार्ट मानते हों। नेक्स्ट है नॉलेज टेक्स्ट। उस लैंग्वेज का अपना ओरिजिनल लिटरेचर ट्रेडिशन होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि वो लिटरेचर किसी दूसरी लैंग्वेज से उधार ले लिया गया हो, नहीं, ओरिजिनल होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट एवोल्यूशन। इसका मतलब ये है क्लासिकल लैंग्वेज और उसका लिटरेचर मॉडर्न वर्जन से ना अलग होना चाहिए। जैसे देखो तमिल है, आज की जो तमिल है ना, वो तमिल का एक प्रकार से मॉडर्न वर्जन है, और 1500 साल पहले जो तमिल थी वो अलग किस्म की तमिल थी। तो दोनों में ना डिफरेंस होना चाहिए, समझ गए? क्लासिकल लैंग्वेज और उसका जो लिटरेचर है ना, वो मॉडर्न वर्जन से अलग होना चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरियाज देखे जाते हैं और उसके बेस पे किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाता है। फायदे क्या होते हैं अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाए? तो सरकार देखो सपोर्ट कर देती है फिर उस लैंग्वेज को, मेनली उस लैंग्वेज की स्टडी के लिए और उस लैंग्वेज को प्रिजर्व रखने के लिए। 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स फिर उस लैंग्वेज में दिए जाने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। जैसे एक है प्रेसिडेंट अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, इसके बाद दूसरा अवार्ड है महर्षि बद्रियान सम्मान अवार्ड। ये जो 2 अवार्ड्स दिए जाते हैं ना, ये उस लैंग्वेज के स्कॉलर्स को दिए जाते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे उस लैंग्वेज से संबंधित प्रोफेशनल चेयर इस्टेब्लिश कर दी जाती है। तो ये 2-3 फायदे होते हैं जब किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाता है। 6 लैंग्वेजेस को ऑलरेडी था और 5 नई लैंग्वेजेस को अब सरकार के द्वारा दे दिया गया है। ये मैंने आपको बेसिक बता दिए, असली आर्टिकल अभी स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में राइटर ये बोलते हैं कि अक्सर लोगों को ना ये भ्रम होता है, ये वहम होता है कि पुरानी भाषा को ही क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। कोई लैंग्वेज अगर 1500 साल पुरानी है तो मतलब वो क्लासिकल लैंग्वेज है, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। क्लासिकल भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज वो होती है जो आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे चाइनीज है, संस्कृत है, अरबिक है, ग्रीक है और लैटिन है। ये सारी जो भाषाएं हैं ना, चाइनीज, संस्कृत, इवन तमिल, ये सब ना आज भी नए नए वर्ड्स बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। कंप्यूटर जो वर्ड है ना, इसमें लास्ट का जो ER है, ये कहां से आता है? ये लैटिन से आया है, लैटिन लैंग्वेज से। इवन देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जो इंटेलिजेंस वर्ड है वो कहां से आया है? ये भी देखो एक लैटिन वर्ड इंटेलिजेंसिया से आया है, लैटिन वर्ड इंटेलिजेंसिया से आया है। तो क्लासिकल लैंग्वेज का जो कंसेप्ट था ना, ये देखो ये आइडिया यूरोपियन कॉलोनिज्म के दौरान ज़्यादा फैला। जब यूरोप के देश वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में विभिन्न देशों को अपना गुलाम बना रहे थे ना, तो उस समय ये आइडिया ज़्यादा फैला। यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या बोला? ये बोला कि भाई हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो तो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आपकी जो लैंग्वेजेस हैं ना, ये बार्बरिक लैंग्वेजेस हैं या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं। और उन्होंने ना दूसरे देशों पर राज करने के लिए ना ये जस्टिफिकेशन दिया कि हमारी लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, हम सिविलाइज्ड लोग हैं, आप अनसिविलाइज्ड हो और हमारा काम है आपको सिविलाइज करना। दरअसल देखो ये जो चीज़ थी ना, ये डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीका था, अपने आप को सुपीरियर बताने का एक तरीका था कि हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और आप तो नकली हो, आप तो इंफीरियर हो। समझ गए? तो ये डिवाइड एंड रूल का एक पार्ट था। इंडिया में ना 3 लैंग्वेजेस को वर्ल्ड वाइड क्लासिकल लैंग्वेजेस माना जाता है। कौन कौन सी 3 है ये? संस्कृत, इसके अलावा पाली और तीसरे नंबर पे तमिल। इन तीनों ही लैंग्वेजेस में ना, संस्कृत में, पाली में, तमिल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल और लिटरेचर वाले टेक्स्ट लिखे गए हैं। लेकिन देखो जो प्राकृत लैंग्वेज है ना, इसका मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। राइटर ये बोलते हैं प्राकृत ना एक्चुअली में एक सिंगल लैंग्वेज है ही नहीं, ये कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस का एक ग्रुप है। जैसे देखो गांधारी है और महाराष्ट्री है, सुरासिनी है, पैसाची है, कमरूपी है। ये सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना, इनका ग्रुप है प्राकृत। कभी कभी तो देखो जो पाली लैंग्वेज है ना, उसको भी प्राकृत में काउंट कर लिया जाता है। एक्चुअल में ये सारी जो लैंग्वेजेस है ना, ये देखो प्री संस्कृत ईरा में जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी ना, उनके अवशेष हैं। समझ गए? मतलब
संस्कृत ईरा से पहले हजारों सालों से इंडिया में ये लैंग्वेजेस बोली जाती थी। प्राकृत से ही मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जैसे गुजराती, बांग्ला, मराठी, ओडिया ये सब निकली हैं। प्राकृत लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने पर देखो इसलिए भी विवाद उठ रहा है क्योंकि देखो वैसे प्राकृत लैंग्वेज में ना काफ़ी लिटरेचर और फिलोसफिकल टेक्स्ट लिखे गए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना देखो संस्कृत, पाली या फिर तमिल में लिखे गए हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर प्राकृत को डालना है तो फिर देखो और भी कई लैंग्वेजेस हैं जिनको डाला जा सकता है। जैसे राइटर बोलते हैं देखो संस्कृत से पहले तो इंडिया में ना बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। वो जिक्र करते हैं 9 से 8,000 साल पहले की बात का। वो कहते हैं देखो उस समय इंसान ने ना ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया था, गांव बसाना उस समय इंसान ने स्टार्ट किया था, खेती करना इंसान ने सीख लिया था। तो इन लोगों के पास भी ना उस समय 8-9 हज़ार साल पहले अपनी लैंग्वेजेस थी। तो राइटर का ये कहना है कि ये जो लैंग्वेजेस थी ना उस समय वो नेचर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड से भरी हुई थी और ये वर्ड्स बाद में प्राकृत लैंग्वेज में सरवाइव कर पाए। लेकिन देखो अफसोस की बात यह है कि ये जो लैंग्वेजेस थी ना ये जब इंसान 8-9 हज़ार साल पहले इंडिया में बोला करता था, जब इंसान ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, तो इनका कोई रिटन या फिर ओरल एविडेंस नहीं मिला है। समझ गए? अभी देखो इसके बाद पॉइंट ये दिया जाता है कि अभी आज के समय में ना हमारे देश में लैंग्वेजेस को ना अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे 22 लैंग्वेजेस तो वो हैं जिनको संविधान के 8 शेड्यूल में डाला गया है। मदर टंग लैंग्वेजेस हैं 1000 से ज़्यादा, मातृभाषा। इसके अलावा सिंपल लैंग्वेजेस हमारे देश में हैं 121। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस 22 मैंने आपको बताया संविधान के 8वें शेड्यूल में आते हैं। और क्लासिकल लैंग्वेजेस अब हो गई हैं टोटल 11, पहले 6 थी प्लस 5 को अब दे दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात देखो ये है कि ये नंबर्स ना टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। 1961 के सेंसस में ना 1652 जो मदर टंग लैंग्वेजेस है ना वो रिपोर्ट की गई थी, लेकिन देखो 2011 के सेंसस में ना ये नंबर घट के रह गया 1369। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात देखो ये है कि 2011 के सेंसस में ना 1474 मदर टंग लैंग्वेजेस को रिजेक्ट कर दिया गया था। मतलब सेंसस ऑफिस ने ना इन 1474 लैंग्वेजेस को मदर टंग लैंग्वेज मानने से इनकार कर दिया। और जिन 1369 लैंग्वेजेस को मदर टंग लैंग्वेज का टैग मिला ना उसमें से 121 लैंग्वेजेस को लैंग्वेज का टैग मिला है। मतलब ये थोड़ा सुपीरियर टैग है एज कंपेरिजन टू मदर टंग लैंग्वेज। समझ गए? तो राइटर देखो ये बोलते हैं यार ये ना कास्ट सिस्टम जैसा लगता है। मतलब जैसे हमारे देश में कास्ट सिस्टम में ये हुआ करता था ना लोअर कास्ट, अपर कास्ट, वैसे ही हमारे देश में ना लैंग्वेजेस को भी कास्ट सिस्टम की तरह क्लासिफाई कर दिया गया है। क्लासिकल कहने से ना दूसरी भाषाओं को कम इंपॉर्टेंस मिल सकती है और इससे जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना हमारे देश में वो भी देखो खतरे में आ सकती है। ये जो काम किया गया है ना या फिर पुरानी सरकारों के द्वारा भी किया गया था, ये स्टेप लिया जाता है जो मेजोरिटेरियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं ना, जैसे बांग्ला बोलने वाले लोग हैं, मराठी बोलने वाले लोग हैं, उनको प्राइड महसूस करवाना। और ये चीज़ देखो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना इलेक्शन में तो मदद दे सकती है। वो बोल सकते हैं कि देखो हमने आपकी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिलवाया है। बट देखो पॉइंट ये है लैंग्वेज के आधार पे फिर लोग ना डिवाइड हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रीजन या फिर कास्ट के आधार पर लोग डिवाइड होते हैं। राइटर ये बोलते हैं देखो हर एक भाषा ना एक यूनिक वर्ल्ड व्यू रिप्रेजेंट करती है। हर एक भाषा स्पेशल है और हर एक लैंग्वेज को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर देखो सिर्फ कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज कहेंगे तो ये अनफेयर होगा। वो ना एक एग्जांपल देते हैं, जॉर्ज ऑरवेल की एक बुक है एनिमल फार्म, जिसमें ना जॉर्ज ऑरवेल ये बोलते हैं ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। उसी प्रकार से देखो अगर हम कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल कहेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि कुछ जो लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादा इक्वल हैं। तो यही कंक्लूजन है, राइटर का मानना है कि क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट बनाना ही गलत है। ये बाकी भाषाओं के साथ भेदभाव है, वो इन्फीरियर हैं,
क्लासिकल लैंग्वेज सुपीरियर हैं, ये इस प्रकार का व्यू निकल के आता है जब हम किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, स्टैनली जोनी के द्वारा लिखा गया है द हिंदू में, वेस्ट एशिया विद नो एंड गेम। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 7 अक्टूबर 2023 को, यानी 1 साल पहले, ठीक आज ही के दिन हमास के द्वारा देखो इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था। लेकिन उससे कुछ ही दिन पहले ना यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक आर्टिकल लिखते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि वेस्ट एशिया देखो हमारे कार्यकाल में ना रिलेटिवली स्टेबल है। अपने हिसाब से देखो वो गलत भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि 2020 में इजराइल ने ना यूएई, बहरीन, मोरक्को इन देशों के साथ में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया। मतलब इजराइल ने इन देशों के साथ में अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर लिए। पहले ये सारे देश इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखते थे। इवन सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। तो पहले वेस्ट एशिया में जो 3 पोल हुआ करते थे ना, एक इजराइल, दूसरा ईरान और तीसरा सऊदी अरेबिया। उस आर्टिकल में यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने यह भी लिखा था कि देखो अब पैलेस्टीन में भी ना रिलेटिवली शांति है, वेस्ट बैंक में थोड़ा बहुत वायलेंस है, बट गाजा में शांति है। बट देखो ये बहुत बड़ी आयरनी है कि कुछ ही दिनों बाद 7 अक्टूबर को गाजा से ही हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। वो इजराइल जो पहले ये सोच रहा था कि अब पैलेस्टीन के ऊपर जो ऑक्यूपेशन है वो अब उसके कोई कंसिक्वेंसेस नहीं है, अब वो स्टेटस को आ चुका है, अब कोई हमें रोकने वाला नहीं है, अब हमसे कोई 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कहने वाला नहीं है। लेकिन हमास ने जब इजराइल के ऊपर अटैक किया ना, तो फिर एकदम से फिर से यही आर्गुमेंट दिया जाने लगा एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जब तक आप वेस्ट एशिया में पैलेस्टीन का इशू नहीं एड्रेस करोगे ना, तब तक वेस्ट एशिया में शांति नहीं आ सकती। 7 अक्टूबर से पहले जहां इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातें चल रही थी, लेकिन जब से युद्ध स्टार्ट हुआ वो सारी जो बातें हैं वो ठंडे बस्ते में चली गई हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो फिर देखो इजराइल ने जवाब देना स्टार्ट किया। 7 अक्टूबर से पहले थोड़ा बहुत वायलेंस होता था ना, तो उसे तो इजराइल छोटा मोटा सिक्योरिटी थ्रेट मान लेता था, सिक्योरिटी न्यूसेंस। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद इजराइल का रुख एकदम से चेंज हो गया। इजराइल अब इसे एग्जिस्टेंशियल वार मानता है। इसी वजह से 7 अक्टूबर के हमले के अगेंस्ट इजराइल का जो रिस्पॉन्स रहा है बहुत खतरनाक रहा है। अभी तक देखो गजा में जहां से अटैक किया था ना हमास ने, ये जो गजा स्ट्रिप है, यहां पर 41,000 लोगों की जान चली गई है और 1 लाख से ज़्यादा जो पैलेस्टीन के लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं। और जितनी पॉपुलेशन है इस गाजा स्ट्रिप की ऑलमोस्ट 23 लाख, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। ये तो बात हुई एक फ्रंट की। हमास तो सिर्फ देखो एक फ्रंट था। अब हमास को सपोर्ट करने के लिए ना लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल के अगेंस्ट दूसरा फ्रंट ओपन कर दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर देखिए गजा में हमास जहां एक तरफ इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहा था, नॉर्थ में ना लेबनान में हिजबुल्लाह ने जबरदस्त बमबारी स्टार्ट कर दी इजराइल के ऊपर। इजराइल ने भी जवाब देना स्टार्ट किया। इजराइल में, नॉर्थ इजराइल में जो लोग रहते थे ना, उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा। यानी नॉर्थ इजराइल में भी हिजबुल्लाह की बमबारी के चलते लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। तो ये था दूसरा फ्रंट। अब ईरान ने देखो जवाब दिया, तो ईरान ने इवन सीरिया में ईरान की जो एम्बेसी थी ना उस पर भी अटैक कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने पहली बार इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया। मतलब ईरान भी एक प्रकार से वार में कूद गया। तो इजराइल की ना 3 फ्रंट पे लड़ाई स्टार्ट हो गई। तीनों फ्रंट पे इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव थे ना वो अलग अलग थे। जैसे हमास के अगेंस्ट इजराइल के ऑब्जेक्टिव ये था, गजा में इजराइल का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमास को पूरी तरह से खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, और जो होस्टेजेस थे ना जो हमास ने इजराइल से लिए थे, मतलब जो किडनैप करके हमास लोग ले गया था इजराइल से, उनको छुड़वाना। ये इजराइल के 2 मकसद थे गजा में, एक हमास को डिस्ट्रॉय करना और दूसरा होस्टेजेस को छुड़वाना। अब देखो 1 साल पूरा हो गया, हमास को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया इजराइल पूरी तरह से, और 100 से ज़्यादा होस्टेजेस अभी भी हमास के पास हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है
कि सारे के सारे तो अब जिंदा भी नहीं हैं, इनमें से कुछ लोग तो मर गए हैं। और अब इजराइल भी देखो इस बात को मान रहा है कि हमास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना अचीवेबल गोल नहीं है। पहले इजराइल ने यह बोला था कि हमारा युद्ध हमास के अगेंस्ट तब खत्म होगा जब हम हमास को डिस्ट्रॉय कर देंगे और 100 से ज़्यादा जो होस्टेजेस हमास के पास हैं उसे हासिल कर लेंगे। बट अब इजराइल को लगता है यह गोल अचीव नहीं किया जा सकता। फिर देखो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट दूसरा जो फ्रंट है इजराइल का, यहां पे इजराइल का क्या गोल है? यहां पे ना इजराइल ने गोल ये रखा है कि नॉर्थ इजराइल में जिन लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा है ना, उनको वहां पे फिर से लाया जाए। और ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया जाए, ताकि वो बमबारी ना करे इजराइल के ऊपर। वो बमबारी नहीं करेगी तो फिर देखो नॉर्थ इजराइल में जो लोग हैं वो शांति से अपने घरों में आके रह सकेंगे। और इसीलिए हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हुए इजराइल ने ना उनके जो टॉप लीडर हैं नसरल्ला, उनको मार दिया। नसरल्ला जो थे वो इरानियन एक्सिस मतलब ईरान और उसके प्रोक्सी ग्रुप्स में ना ईरान के लीडर खामेनी के बाद में ना सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे नसरल्ला। उनको इजराइल ने मार दिया। और इसी के साथ साथ इजराइल ने ना लेबनान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन भी स्टार्ट कर दिया, मतलब अपनी सेना अब उतार दी है लेबनान के अंदर इजराइल ने। यहां पे इजराइल अपनी सेना ले गया ताकि हिजबुल्लाह को खत्म किया जा सके और वो बमबारी ना करें इजराइल के ऊपर और नॉर्थ इजराइल में जो लोग रहते हैं वो शांति से रह सकें। ये गोल देखो इजराइल ने रखा है हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लड़ाई में। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, देखो नसरल्ला को तो मार दिया इजराइल ने, टॉप लीडर थे, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है नसरल्ला के मरने के बाद क्या हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा? इवन देखो इतिहास हमें ये बताता है कि जो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, उनके लीडर को मारने से ये ऑर्गेनाइजेशंस खत्म नहीं होती हैं। इवन 2004 में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के फाउंडिंग फादर्स को खत्म कर दिया था, उसके बाद भी ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव रही। ये ऑर्गेनाइजेशन इजराइल के अगेंस्ट कुछ कुछ करती रही और अभी भी देखो यही संभावना है कि नसरल्ला के जाने के बाद भी ये ऑर्गेनाइजेशन इजराइल के अगेंस्ट एक्टिव रहेगी। और इजराइल ने ये जो एम रखा है कि हम हिजबुल्लाह को रोकना चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर बमबारी ना करें, रॉकेट्स फायर मत करें। हिजबुल्लाह कब रुकेगा? हिजबुल्लाह देखो तब रुकेगा जब गजा में इजराइल अपना युद्ध खत्म करेगा, तब हिजबुल्लाह रुकेगा। हिजबुल्लाह ये बोल रहा है। लेकिन देखो गजा में इजराइल अपना युद्ध तब तक खत्म नहीं करेगा जब तक वो हमास को डिस्ट्रॉय ना कर दे और जब तक वो अपने होस्टेजेस ना छुड़वा ले। ये गोल अचीवेबल नहीं है, मतलब हमास में युद्ध नहीं रुकेगा। हमास में युद्ध नहीं रुकेगा तो मतलब हिजबुल्लाह भी नहीं रुकेगा। हिजबुल्लाह रॉकेट फायर करता रहेगा इजराइल के ऊपर। तो राइटर ये बोलना चाहते हैं कि देखो इजराइल ने ना हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया, आप एक बात समझिए, इसलिए नहीं किया कि गजा में तो इजराइल जीत गया, मतलब जो एम इन्होंने रखे थे वो अब हासिल हो गए, इस वजह से अब हिजबुल्लाह की बारी है। नहीं, गजा में इजराइल अपने एम नहीं अचीव कर पा रहा था, इसीलिए उन्होंने हिजबुल्लाह पे अटैक स्टार्ट कर दिया। यह राइटर का मानना है। उल्टा है, ऐसा नहीं कि चलो अब गजा में तो हमास को हरा दिया, अब हिजबुल्लाह के पास चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि यार गजा में तो हम हमास को नहीं हरा पा रहे हैं, मतलब जो गोल हमने रखे थे वो हम नहीं हासिल कर पा रहे हैं, पहले इनको देख लेते हैं हिजबुल्लाह को। जबकि हिजबुल्लाह शांत होगा नहीं जब तक गजा में युद्ध बंद होगा नहीं। अब बात करते हैं तीसरे फ्रंट की, ईरान। ईरान ने देखो जब सीरिया में उनकी एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ था ना, तो ईरान ने सीधी मिसाइल्स दाग दी इजराइल के ऊपर। और अब दूसरी बार भी जब नसरल्ला की हत्या की गई तो उसके बाद भी ईरान ने दूसरी बार सीधा इजराइल के ऊपर मिसाइल्स दाग दी। अब इजराइल को जवाब देना है इस चीज का। डेफिनेटली वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा ही, उसकी ओब्लिगेशन है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी इजराइल की कि ईरान ने दूसरी बार भी आपके ऊपर मिसाइल दागी और आपने कुछ नहीं किया। तो ये तो हो नहीं सकता, इजराइल को आज नहीं तो कल ईरान के ऊपर अटैक करना ही है। अब अभी फिलहाल इजराइल प्लान बना रहा है
कि वो क्या करे, किस पे अटैक करें। क्या ईरान के जो ऑयल साइट्स हैं उन पे अटैक करे या फिर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पे अटैक करे, ये डिसाइड कर रहा है इजराइल यूएसए के साथ मिलके। बट देखो क्वेश्चन ये उठता है, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ना ईरान को एक ऑक्टोपस बताते हैं। ऑक्टोपस होता है ना जो समुद्री जीव होता है, जिसमें क्या होता है कि इस प्रकार का होता है हेड और फिर बहुत सारी जो टांगे होती हैं उसकी, ऑक्टोपस की। तो ना इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बोलते हैं ईरान मेन हेड है और ऑक्टोपस का ये सारी लेग्स हैं, जैसे हमास है, हिजबुल्ला है और हौथी रिबल्स हैं। अगर ईरान को कमज़ोर कर दिया ना तो ये सारी जो बाकी ब्रांचेज हैं, ये जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो अब देखो इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करेगा ही, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है ईरान उस चीज़ का जवाब नहीं देगा। ईरान भी उस चीज़ का जवाब देगा ही, 100% देगा। तो ये देखो एस्केलेशन का लैडर है। आप अटैक करोगे, फिर सामने वाला देश अटैक करेगा, फिर सामने वाला देश अटैक करेगा, फिर सामने वाला देश अटैक करेगा। इस प्रकार से जो लड़ाई है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई देखो तभी रुकेगी या तो ईरान के अंदर ना रेजीम चेंज होता है। अभी जो खामेनी सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, या तो वो चले जाएंगे तब ये पूरी लड़ाई रुकेगी, या फिर देखो पैलेस्टीन का जो इशू है वो सोल्व होता है। अभी फिलहाल देखो दोनों ही मुश्किल लग रहे हैं। तो इस वजह से देखो युद्ध जो है वो अभी बढ़ेगा और ईरान के ऊपर इजराइल अटैक करेगा तो बल्कि ईरान ना और ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाएगा कि यार हमें तो न्यूक्लियर वेपन हासिल करने ही हैं, किसी भी कीमत पे करने हैं। तो ईरान इसके लिए और ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाएगा। तो फ्यूचर में देखो ये युद्ध जो है बल्कि और भयंकर हो सकता है। तो इसलिए मिल बैठ के अगर इस युद्ध को सोल्व करना है ना तो पैलेस्टीन के क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डिफीट ऑफ माओइस्ट इंसर्जेंसी से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है 6 अक्टूबर को ना छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ एरिया में ना सिक्योरिटी फोर्सेस और माओइस्ट के बीच में ना एक बड़ा एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में ना 31 माओइस्ट कैडर मारे गए, जिनमें देखो कुछ सीनियर मेंबर्स भी शामिल थे। अबूझमाड़ के बारे में थोड़ा आप समझिए। ये एक देखो ऐसा जंगल का एरिया है जिसका ना अभी तक प्रॉपरली सर्वे भी नहीं हुआ है। आप इसे माओइस्ट का ना आखिरी गढ़ मान सकते हो और इस इलाके पे कब्जा करना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी जीत है। जो 31 जो माओइस्ट कैडर के लोग हैं वो मारे गए हैं। और ये देखो ये एक सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पिछले कुछ महीनों में हमने भी डिस्कस किया है, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ और कुछ दूसरे राज्यों में ना बहुत सारे माओइस्ट कैडर के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने जो ऑपरेशंस हैं वो और ज़्यादा तेज़ कर दिए थे, स्पेशली क्योंकि ना माओइस्ट ने ये साबित करने की कोशिश की कि हम अभी भी बड़े हमले करने में सफल हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना अपने ऑपरेशंस और ज़्यादा तेज़ कर दिए थे। लेकिन देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ना माओइस्ट की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। एक्टिव तो हैं वो कुछ जगहों पे और सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस बात को समझती हैं, जहां वो एक्टिव हैं वो अभी भी हमले कर सकते हैं, लेकिन देखो ताकत वो नहीं रही है। अब सवाल ये उठता है कि माओइस्ट इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो गए हैं। इसका बड़ा रीज़न देखो ये है कि ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग हैं ना वो अब माओइस्ट को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते जितना पहले करते थे, क्योंकि माओइस्ट लंबे समय से सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इवन ट्राइबल फैटीग महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि यार ये माओइस्ट का साथ देने से कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए ना ट्राइबल्स का माओइस्ट के प्रति थोड़ा एलियनेशन, थोड़ा फैटीग बढ़ गया है। और अगर देखो ट्राइबल्स का सपोर्ट माओइस्ट के लिए अगर कम नहीं होता ना तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस इतने सफल नहीं होते अपने ऑपरेशंस में। इसके बाद में राइटर कुछ पॉइंट्स रेज करते हैं और इन पॉइंट्स में राइटर ये बताते हैं, देखो जो माओइस्ट मूवमेंट अब कमज़ोर हुई है ना, इस माओइस्ट मूवमेंट की कमज़ोरी पहले से प्रेडिक्टेबल थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ना माओइस्ट ने ना मिलिट्रिज्म पे ज़्यादा फोकस किया। माओइस्ट ने
हथियारों और हिंसा पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया। उनका मानना था कि सिर्फ हिंसा से ही पॉलिटिकल एम हासिल हो सकते हैं। दूसरा देखो, उन्होंने ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल चीज़ों का बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। ये माओइस्ट देखो आज भी इंडिया में वो करना चाहते हैं जो माओ ने चाइना में किया था। बट देखो, इवन वो चीज़ आज के समय में चाइना में ही एप्लीकेबल नहीं है। इंडिया तो बहुत दूर की बात है। माओ ने चाइना में जिस प्रकार का रेवोल्यूशन लाया था ना, देखो वो उस टाइप का रेवोल्यूशन आज के समय में चाइना में ही पॉसिबल नहीं है। चाइना में हालात पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। आप देखो किस प्रकार से शी जिनपिंग चाइना में हरकतें कर रहे हैं। तो वो माओ जैसा काम इंडिया में कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हथियारों के दम पे सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको उखाड़ फेंका जाए, सत्ता अपने हाथों में ले ली जाए, कम्युनिज्म इस्टेब्लिश किया जाए। वो सब पॉसिबल नहीं है। इंडिया के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और ये बात कभी माओइस्ट समझ ही नहीं पाए। उन्होंने इंडिया के स्टेट के नेचर को ठीक से कभी समझा ही नहीं। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं कि देखो आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। ऐसी इंसर्जेंसीज ना, लेफ्ट विंग इंसर्जेंसीज पेरू में, फिलीपींस में, मलेशिया में, कोलंबिया में हर जगह फैली और हर जगह ये जो इंसर्जेंसीज हैं वो फेल हो चुकी हैं। ग्लोबल ट्रेंड यही दिखाता है कि इस प्रकार की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का ना कोई फ्यूचर नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये कभी सक्सेसफुल नहीं होती और इंडिया में भी ये फेल होनी ही है। अगस्त 2024 में ना, लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, अगस्त 2024 में ना ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना सीपीआई माओइस्ट, इनके ना 20 साल पूरे हो गए थे। इस मौके पे इन्होंने ना एक पैम्पलेट रिलीज किया। इस पैम्पलेट में ना उन्होंने माना कि ये हमारी कमजोरी है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम हमारी आइडियोलॉजी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। बट वो अपनी आइडियोलॉजी में कोई चेंज लाने को लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम और ज़्यादा मजबूत करेंगे। अरे भाई, 1920s की चाइना की आइडियोलॉजी को आप यहाँ पे इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहते हो? आप बेवकूफ़ हो। अगर आप वास्तव में आप ट्राइबल्स का भला चाहते हो ना, जिनके नाम पे आप लड़ रहे हो कि हाँ हम ट्राइबल्स को न्याय दिलवाना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में ट्राइबल्स का भला करना चाहते हो तो आप हथियार गिरा दीजिए। आपकी वजह से न जाने कितने निर्दोष ट्राइबल्स की जान चली गई है। आपकी वजह से ट्राइबल रीजन में, कई ट्राइबल रीजन अभी भी ऐसे हैं जहां पे डेवलपमेंट नहीं आ पाया है आपकी वजह से। तो अब आप समय को पहचानिए, अपने हथियार गिराइए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होइए। अगर वास्तव में आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी बात सही है, तो आपको वोट मिलेंगे, आप सत्ता में आ सकते हैं, सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। जहां पे चेंज लाना चाहते हैं वहां पे चेंज आप ला सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया माओइस्ट से संबंधित। अब लास्ट में देखो एक स्टैटिक रिवाइज कर लेते हैं। आज का स्टैटिक जो हमें रिवाइज करना है वो देखो पोर्ट्स एंड वाटरवे से संबंधित है। पोर्ट्स देखो वो जगह होती है जहां पे शिप्स आके रुकते हैं, माल उतरता है, चढ़ता है। एक इकोनॉमी के लिए ना पोर्ट्स बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर किसी देश के पास अच्छे पोर्ट्स हैं तो वो देश देखो इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाता है। अब बात करें इनलैंड वाटरवेज की। इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं? ये देखो रिवर्स, कैनल्स, बैकवाटर्स या फिर क्रीक्स का एक नेटवर्क होता है जिसे ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसे हम ना रोड्स और रेलवेज के साथ या फिर उनकी जगह पर भी कई बार यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि पोर्ट्स और वाटरवेज को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए हैं। पहले हम देखो ये डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्यों है पोर्ट्स की। सबसे पहले इको फ्रेंडली, वाटरवेज सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इससे पोल्यूशन कम होता है। दूसरे नंबर पे है चीपर, मतलब सस्ता ऑप्शन। अगर आप माल ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो वाटरवेज सबसे सस्ता ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है कम मेंटेनेंस। रोड्स और रेलवेज की तुलना में ना वाटरवेज को मेंटेन करने में कम पैसे लगते हैं। नेक्स्ट है कम एनर्जी, मतलब देखो वाटरवेज में गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना सबसे कम एनर्जी यूज होती है। फिर नेक्स्ट है भारी माल के लिए परफेक्ट है। अगर आपको बहुत भारी या बड़े साइज का माल ट्रांसपोर्ट करना है तो वाटरवेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कम फ्रिक्शन। पानी पर चलने वाली बोट्स को ना रोड्स या रेलवेज की तुलना में बहुत कम रेसिस्टेंस फेस करना पड़ता है। तो ये सब हमने फायदे डिस्कस कर लिए, सिग्निफिकेंस डिस्कस कर ली, लेकिन अब देखो कुछ इश्यूज एंड चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले है कोस्ट एस्टिमेशन के चैलेंज। देखो अभी ये क्लियर नहीं है कि वाटरवेज रोड्स या रेलवेज
के तुलना में कितने सस्ते हैं, तो इसका कंपैरिजन करना मुश्किल है। कभी कभी ना रिवर रूट्स रोड से ज़्यादा घुमावदार होते हैं, इसलिए फ्यूल ज़्यादा यूज हो सकता है। समझ गए? रिवर कई बार सीधी नहीं होती ना, घुमावदार होती है। नेक्स्ट, माल को ट्रक से उतारकर बोट में डालना, फिर बोट से उतार के ट्रक में डालना, यह प्रोसेस भी काफी महंगी पड़ सकती है। कुछ और प्रॉब्लम्स वाटरवेज की। सबसे पहला है पानी की कमी। बहुत से इंडियन रिवर्स में ना इतना पानी है ही नहीं कि बड़ी बोट्स चल सकें। इसके लिए बहुत ड्रेजिंग करनी पड़ सकती है, मतलब रिवर को ना थोड़ा गहरा करना पड़ सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सिल्टेशन की है। रिवर्स में ना मिट्टी जमा होती है, जिससे पानी कम हो जाता है और बोट्स को चलाना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसशिपमेंट्स पोर्ट्स की कमी। इंडिया में ना ऐसे पोर्ट्स नहीं है जहां बड़ी शिप से माल छोटी बोट्स में ट्रांसफर किया जा सके, तो इसकी वजह से ना हमारे बहुत सारे शिप्स श्रीलंका में जाते हैं। इससे एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी लगती है और डिलेज भी काफ़ी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेटरी इश्यूज फॉर इनलैंड वाटरवेज। 2021 में ना नया कानून आया जो वाटरवेज को रेगुलेट करता है, और अभी देखो इसमें ना काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं। सबसे लास्ट में है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। वाटरवेज डेवलप करने से ना इन्वायरमेंट को नुकसान हो सकता है, जैसे साइक्लोन्स के टाइम ट्रीज उखड़ सकते हैं, रिवर पोल्यूशन बढ़ सकता है, सिल्टेशन बढ़ सकता है, नेविगेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब इश्यूज हैं वाटरवेज में। अब जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, इजराइल का ना 3 फ्रंट पे वार चल रहा है, ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। शुरुआत में यूएस को ये लग रहा था कि अब वेस्ट एशिया में शांति है, और उसके लगने का रीजन भी था, अब्राहम एकॉर्ड साइन हो गया, इजराइल का कई सारे देशों के साथ में रिश्ते नॉर्मलाइज हो गए थे। लेकिन इसी बीच हमास ने अटैक कर दिया। हमास का सपोर्ट करने के लिए देखो हिजबुल्ला ने फिर अटैक कर दिया लेबनान से, और जब इजराइल एग्रेसिव हुआ, उसने सीरिया में ईरान की एम्बेसी के ऊपर अटैक किया, तो फिर ईरान ने भी डायरेक्ट अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। रिजल्ट ये निकला इजराइल का 3 फ्रंट पे इजराइल का वार। पहले फ्रंट पे हमास, दूसरे नंबर पे हिजबुल्ला और तीसरे नंबर पे ईरान। हमास के साथ में ऑब्जेक्टिव ये रखा है हमास को डिस्ट्रॉय करना, हॉस्टेजेस छुड़वाना, और हिजबुल्ला के साथ में ऑब्जेक्टिव ये रखा इजराइल ने कि हम ना नॉर्थ इजराइल में जो लोग डिस्प्लेस हो गए हिजबुल्ला की वजह से, उनको वापस वहाँ पे वो अपने घर में वापस आए, ये हम इंश्योर करेंगे, और हिजबुल्ला को हम ख़त्म करेंगे। और तीसरा, ईरान को कमज़ोर करना। बट देखो ईरान ना अपने लक्ष्यों में सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहली चीज़ हमास को वो ख़त्म नहीं कर पाया है, ये अनअचीवेबल गोल साबित हुआ है, और ना ही होस्टेजेस को छुड़वा पाया, और हमास कोई नहीं हरा पाया, मतलब गजा में युद्ध बंद नहीं हुआ। इस वजह से हिजबुल्ला भी नहीं रुकेगा, और हिजबुल्ला के लीडर को मार दिया। लेकिन फिर भी देखो इतिहास हमें बताता है लीडर मर भी जाएं तो इस प्रकार के जो ग्रुप हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं, नए ग्रुप नए लीडर्स पनप जाते हैं। और ईरान की बात की जाती है लास्ट में कि ईरान के ऊपर हमला करेगा, अभी इजराइल करने वाला है, लेकिन फिर ईरान इसका जवाब देगा, तो ये युद्ध जो है वो आने वाले समय में और ज़्यादा भड़केगा, और ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन भी हासिल करने की कोशिश करेगा। फिर माओइस्ट वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। माओइस्ट में हमने डिस्कस किया आर्टिकल में ये अबूझ मत जो जगह है छत्तीसगढ़ में, आखिरी गढ़ माओइस्ट का, यहाँ पे 31 माओइस्ट कैडर के जो लोग हैं मारे गए। और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो ट्राइबल्स का सपोर्ट है माओइस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, उनका एलियनेशन है माओइस्ट के प्रति, थकान है, उन्हें लगता है कि माओइस्ट की जो आइडियोलॉजी है, मूवमेंट है, कोई काम नहीं आ रही है, और बहुत अब थक चुके हैं। और राइटर भी यही बोलते हैं कि देखो माओइस्ट ना 1920s की जो स्ट्रेटजी है ना वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं। 1920s की जो आइडियोलॉजी है वो अभी इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाइना में भी इंप्लीमेंट करने लायक नहीं है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मजबूत हैं, ये बात उन्हें समझ जानी चाहिए। 20 साल पूरे होने के मौके पे ना सीपीआई माओइस्ट पार्टी ने एक अपना पैम्पलेट रिलीज़ किया था, उसमें भी उन्होंने ये बात नहीं मानी कि हम हमारी आइडियोलॉजी को चेंज करेंगे। नहीं, वो चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है। राइटर एग्जाम्पल देते हैं काफ़ी सारे देशों का, जैसे पेरू, फिलीपींस, कोलंबिया, यहाँ सब देशों में जो लेफ्ट विंग मूवमेंट्स है ना वो अब देखो समाप्त हो चुकी हैं, और हमारे देश में भी यही होना है। मतलब ये प्रेडिक्टेबल है कि जब माओइस्ट मूवमेंट है उनका अंत निश्चित है। अगर वास्तव में माओइस्ट ट्राइबल्स का भला चाहते हैं तो वो हथियार छोड़ दें, वहाँ पर डेवलपमेंट आने दें, मेन स्ट्रीम में शामिल हों। और आपने मिलिट्रिज्म पे ज़्यादा ध्यान दिया, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल वर्क पे कम ध्यान दिया, आपको फेल होना ही था, आप हो रहे हो।
डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हो, इलेक्शन लड़ो, ट्राइबल्स का भला करो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन है लास्ट में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से संबंधित, जो आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।